कक्षा 12 भूगोल खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये आपकी पुस्तक जो दूसरी पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका यह 7वां अध्याय है। इस अध्याय में हम लोग खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो संसाधन का अध्ययन आप पहले कर चुके हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने विकास तथा बेहतर जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वो संसाधन कहलाता है। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जिसका उपयोग मनुष्य करने लगा वो वस्तु उसके लिए संसाधन बन जाती है। अब हमें अध्ययन करना है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन क्या होता है? वो पृथ्वी की पपड़ी या धरातल यानी धरातल को खोद करके खानों के माध्यम से निकाला जाता है और ये भूपपड़ी में ही पाया जाता है। भूपपड़ी विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी है। विभिन्न प्रकार के खनिज जब संघनित होते हैं, जब संगठित होते हैं तो शैल बनती है और इन शैलों के जमाव से या इन शैलों से पृथ्वी का क्रस्ट बनता है। तो जो पृथ्वी की धरातल है वो खनिजों से बना है। और खनिज क्या है, कितने प्रकार का है, कितना उपयोगी है, इन सब का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। चलिए आइए देखते हैं खनिज क्या है। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? तो खनिज क्या है, इसका मतलब है कि ये प्रकृति में विद्यमान समरूप तत्व हैं, यानी उनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। उनकी निश्चित आंतरिक संरचना का मतलब उनकी एक परमाणुविक संरचना होती है जो भिन्न भिन्न खनिजों की भिन्न भिन्न होती है, जिससे हम खनिजों को पहचानते हैं या अलग अलग खनिज के नाम से हम जानते हैं। उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्व के यौगिक हैं, यानी समरूप खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं, यानी चट्टानें जो बनती हैं वो खनिजों से बनती हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही प्रकार की खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों के योग हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायता पाई जाती है। यानी 8 खनिज ऐसे हैं जिनसे लगभग 98% के आसपास निर्माण हुआ है। बाकी खनिज अल्प मात्रा में पाए जाते हैं।
एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके परिणाम स्वरूप ही खनिजों के विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। अब देखिए खनिजों का वर्गीकरण। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखिए खनिज के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार जो है मुख्य रूप से हैं। एक धात्विक खनिज है, एक अधात्विक खनिज है और तीसरा जो है ऊर्जा खनिज है। तो हम देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या आता है, ये 3 प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज। एक लौह धातु से, यानी लौह धातु इसे कह सकते हैं, जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट आदि। और अलौह धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये बहुमूल्य खनिजों के अंतर्गत आते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं होता है, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। धातु के गुण, धातु के कुछ गुण होते हैं, जैसे धातु कठोर होता है, प्रत्यास्थ होता है यानी तनता है, गलता है, गला के उसे पुनः जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। धातुएं धनायन बनाती हैं। तो इस तरह के जो गुण होते हैं, और विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, तो ये गुण जिसमें पाए जाते हैं वो धातु कहलाते हैं। और धातुओं में आपने देख लिया लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज आते हैं। अधात्विक यानी जो इसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसमें कठोरता नहीं होती है, भंगुरता होती है, जिसे पिघलाया न जा सके, और जिसमें तन्यता न पाई जाती हो, यानी प्रत्यास्थ न हो, तनता न हो, तनने पर टूट जाता है, और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये ऐसे गुण रखने वाले को अधातु कहते हैं। तो अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। अब आता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत उनको रखा जाता है जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कहने का मतलब जब धातु की मात्रा जो है, धातु या धातु यानी जो जिस खनिज को हम निकालना चाहते हैं उसकी मात्रा जब अधिक उसमें संचित होगी, तभी वो अयस्क हमारे लिए उपयोगी होता है। खनिजों के खनन की सुविधा के निर्माण व संरचना पर निर्भर है, यानी खनिजों का जो खनन कार्य है वहाँ खान बनाने की सुविधा और संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। सही है, अगर खनन की सुविधा है तो कम मूल्य लगेगा, अगर असुविधा है, निकालने में अधिक खर्च लग रहा है, तो मूल्य बढ़ जाएगा। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। तो अतः हमारे
मुख्य शैल समूहों को समझना, यानी जो शैल, जिस शैल में जो है धातुएं पाई जाती हैं या धातुएं पाई जाती हैं यानी खनिज पाए जाते हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से शैल समूह हैं जिससे धातुएं या खनिज हमें प्राप्त होते हैं? तो पहला जो समूह है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों का समूह। इनमें खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव को सिरा तथा बृहद जमाव को परत के रूप में हम देख सकते हैं या देखते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे पृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह की सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होता है। यानी जो आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये सिराओं और जमाव के रूप में पाए जाते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इन सिराओं में जमाव के रूप में पाए जाते हैं। किसमें? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। दूसरा जो होता है वो अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण या संचय व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों की दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब जो दूसरा है पाया जाने वाला क्षेत्र वो है अवसादी शैलों में। अवसादी शैलों में जो भी शैल पाए जाते हैं वो परत के रूप में क्षैतिज फैले होते हैं, यानी चादर की तरह बिछे होते हैं शैलों के बीच बीच में। तो जिसमें आप कोयला, जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम आदि को प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो है खनिज के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है, यानी चट्टानों के टूटने फूटने से भी खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों में घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है, यानी चट्टानों में आप जानते हैं खनिज मिले होते हैं और अगर चट्टानें ऐसी हैं कि जो घुलनशील हैं तो जो वर्षा जल के साथ वो घुल के बह जाती हैं और उसमें जो खनिज होते हैं वो रह जाते हैं, तो इस प्रकार भी उन्हें निकाला जाता है। तो ऐसे खनिज की श्रेणी में बॉक्साइट को रखा जाता है जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा अपघर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख हैं। यानी इसके अलावा जो चौथा स्थान है वो है पहाड़ों के बीच जो घाटियाँ होती हैं उसमें पहाड़ों से जब मलबा बह करके घाटियों में आता है और निक्षेप हो जाता है घाटियों में, जिसे हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं, उसमें भी
कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रगहित यानी प्राप्त किए जाते हैं। सागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं यानी सागर तली भी जो है मैग्नीज ग्रंथिकाओं यानी नूडल्स में धनी है, यानी वहाँ समुद्र की तली में भी मैग्नीज पाए जाते हैं। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि इसका वितरण आसान है, मोटे तौर पर यह प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्न खनिजों की संरचना से अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय का कारण है। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब वो सुविधाएं सारी मिल जाती हैं कि खनिजों की मात्रा अधिक हो, यानी सांद्रण अधिक हो, सुगम हो, खोदना सुगम हो, बाजार के निकट हो और उस तत्व की या उस खनिज की मांग हो, तो इस सारी चीज़ों को मिलाकर जब ये अनुकूल होता है तो वहाँ खाने बनाई जाती हैं। आइए हम पहला खनिज देखते हैं, लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात करता है। तो ये जो लौह है खनिज, वो लौह अयस्क से प्राप्त होता है। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है और उद्योगों के विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। इसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट से थोड़ा कम है। इसमें लौहांश का मात्रा जो है 50 से 60% तक पाया जाता है। अब देखिए भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ हैं। तो पहली पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले
में गुआ और नोवामुंडी में हेमेटाइट ऐश का खनन किया जाता है। और दूसरी पेटी जो है दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी है। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि के हेमेटाइट पाए जाते हैं, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इनमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इस खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तीसरी जो पेटी है वो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरु पेटी, ये कर्नाटक की पेटी है, जिससे लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है, जिसमें लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खान 100% निर्यात इकाई है। यानी कर्नाटक का जो कुद्रेमुख की खान है वहाँ से 100% खनिज का निर्यात कर दिया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन को भेजा जाता है। कर्दन रूप यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में घोल करके वो एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य में रत्नगिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि उसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमा गोवा पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। तो आप इस चित्र में अगर देखें तो देखिए, जो हमने कहा कि लोहा और कोयला का जो निक्षेप होता है वो अस्तर के रूप में होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि चट्टानों के बीच बीच में एक परतें दिखाई दे रही हैं जो कि लौह अयस्क हैं। अब आप देखिए लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का क्या हिस्सेदारी है। तो ये 2016-17 के रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया है। तो उड़ीसा 52% सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथे स्थान पर झारखंड और अन्य क्षेत्र 7% उत्पादन करते हैं। अब आता है मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी किया जाता है। अब आप देख लीजिए मैग्नीज का उत्पादन राज्य वाइज। तो मैग्नीज का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में, ये 2016-17 के अनुसार है। मध्य प्रदेश में 27%, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 25%, कर्नाटक में 11%, आंध्र प्रदेश में 10%, अन्य क्षेत्रों में 2% पाया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 और 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये 2000 और 2001 में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। अब आता है अलौह खनिज, यानी जिसमें लौह की मात्रा या लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तो पहले देख लीजिए तांबा। भारत में तांबा के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्ध यानी कठोरता, मैलिएबल, तन्य यानी प्रस्तास्ता यानी तनाव,
तथा ताप सुचालक यानी विद्युत का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान का खेतड़ी खदान भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इस तरह तांबा निकाला जाता है। तांबा न तो सिराओं में न परतों में ये मिला हुआ होता है, तो यहाँ पूरा खोद करके इसे मिट्टी और अन्य अशुद्धियों को दूर करके प्राप्त किया जाता है। आइए अब बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले यानी जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेप की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धकता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 2016-17 में यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। यानी भारत में उड़ीसा का जो जिला है पंचपतमाली, यहाँ जो है बॉक्साइट का बहुत बड़ा निक्षेप है। अब आप देख लीजिए बॉक्साइट का राज्य वाइज उत्पादन। तो आप देख लीजिए जो उड़ीसा है वो सबसे ज़्यादा 49%, और इसके बाद गुजरात 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8%, अन्य क्षेत्र जो है 2% हिस्सेदारी निभाते हैं। देखिए बॉक्साइट की खान इस तरह बॉक्साइट खोद करके निकाला जाता है। अधात्विक खनिज यानी धातु के गुण जिसमें नहीं होते हैं। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो जाती हैं कि इनकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो जाती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र में अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। यानी अभ्रक भी क्या होता है, क्षैतिज रूप में पाया जाता है। चट्टानों के परतों के बीच में पतली पतली पट्टी अभ्रक की पाई जाती है। अब देखिए चट्टानी खनिज में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग
का एक आधारभूत कच्चा माल है और लौह प्रगलन की भट्टियों में अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब आइए चूना पत्थर का राज्य वाइज वितरण देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में 21% और इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 11%, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में 10%, गुजरात में 8% और तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 8% और अन्य क्षेत्रों में 13% उत्पादित किया जाता है। अब देखो खनन के जोखिम व खतरे। खनन आसान कार्य नहीं है। खनिकों द्वारा अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचिए कि खनन का जो मजदूर है उसके स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सोचिए। खानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हैं, जिससे उनके फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। खदानों की छत के गिरने, स्लैब आने से यानी जल प्रवाह आने से, कोयले के खानों में आग लगने आदि खतरों से वहाँ श्रमिक जो है लड़ते रहते हैं और खनन कार्य में लगे होते हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों का खनिज तरल के मलबे में खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अपक्षय होता है। यानी खान जब से निकाला जाता है तो खत्ता यानी खोदा जो जाता है, तो खोदने से क्या होता है, अपक्षय भी बढ़ेगा और सरिताओं तथा नदियों का में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। तो ये जो है खाने खोद करके इसे छोड़ दी जाती हैं तो वहाँ भी तो सैलों का अपक्षय होता है, मिट्टी का अपक्षय होता है और बह करके जो अपशिष्ट जाते हैं जल में, उससे नदी भी दूषित होती है। अब अगला पॉइंट आपका आता है खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और उससे निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, यानी कहने का मतलब वो कम है। खनिज एक निश्चित मात्रा है जो कभी समाप्त हो सकती है, अर्थात भूपपड़ी का 1% है, यानी इनका अंश जो है 1% है। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उसका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उसके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधनों या खनिज संसाधन सीमित तथा अनवकरणीय योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी कम होती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणी ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी वस्तुओं का उपयोग तथा अन्य प्रतिष्ठानों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। तो इस प्रकार खनिजों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है और ये अनवकरणीय हैं। इन्हें पुनः नहीं उत्पन्न किया जा सकता, क्योंकि ये लाखों वर्षों के बाद तैयार होते हैं। तो इनके विवेकपूर्ण या
उनके प्रतिस्थापन यानी उनके स्थान पर किसी अन्य चीज़ को विकल्प के रूप में चुनना, और जहाँ कम अयस्कों की मात्रा है वहाँ उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करके वहाँ से पूर्ति करना, और जो धातुएं हैं, रद्दी हैं, उनका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल करके उसे पुनः उपयोग में लाने से हमारे खनिजों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने खनिज संसाधन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में आप ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे।